तो कोशिका की खोज करने वाला जो सबसे पहला आदमी था उसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब सीधी सी बात है, सबसे पहले खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की, लेकिन कोशिका की खोज के श्रेय की बात करें तो कोशिका की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? कोशिका की खोज का श्रेय दिया जाता है आपके रॉबर्ट हुक को। ठीक है, और कब से दिया जाता है? यह दिया जाता है आपके 1665 से। ठीक है, खोज तो सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, और ये जो कोशिका थी, ये कोशिका थी आपके सजीव कोशिका। और इस सजीव कोशिका की खोज जो है वो किसमें की थी? तो अपन कह सकते हैं जीवाणु के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन कोशिका की खोज का जो श्रेय है वो दिया जाता है रॉबर्ट हुक को। कब से दिया जाता है? 1665 से। ठीक है, तो इस रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इन्होंने जो पादप की कॉर्क होती है उस कॉर्क के अंदर सबसे पहले कोशिका को देखा। ठीक है, और इस कॉर्क के अंदर इसने देखा बहुत सारी मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना पाई जाती है। मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क के अंदर देखा, पौधों के अंदर जो कॉर्क पाई जाती है उसमें देखा बहुत सारी मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना पाई जाती है, और इस संरचना को उन्होंने नाम क्या दिया? इस संरचना का उन्होंने नाम दिया सेल्यूलाई। ठीक है, और इस सेल्यूलाई से बना सेल, और इसी सेल को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोशिका की खोज का श्रेय जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी, तो इन्होंने 1665 के अंदर जो कॉर्क होती है उस कॉर्क के अंदर देखा मधुमक्खी के छत्ते के आकार की बहुत सारी संरचना पाई जाती है। मधुमक्खी का आपने छत्ता देखा होगा, इस प्रकार का होता है, तो ऐसी बहुत सारी संरचना पाई जाती थी। इस संरचना का इन्होंने नाम दिया सेल्यूलाई। उस सेल्यूलाई से बना सेल, सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये पूरी जानकारी कहां मिलती है? तो रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। उस माइक्रोग्राफिया के अंदर ये पूरी की पूरी अपने को जानकारी मिलती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो अगला हो जाएगा, रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है, जो न्यूक्लियस है या जैसे अपन बोलते हैं केंद्रक, इस केंद्र की खोज करने वाला वैज्ञानिक था, उसका नाम था आपके रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो सीधी सी बात है भी, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक था, उसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले जीवाणु में कोशिका की खोज की थी, वो कोशिका सजीव कोशिका थी। ठीक है, लेकिन कोशिका की खोज के श्रेय की बात करें तो कोशिका की खोज का श्रेय जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1665 से। और इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है कॉर्क होती है, उस कॉर्क के अंदर जो है बहुत सारी मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना देखी, उस संरचना को उन्होंने नाम दिया सेल्यूलाई। सेल्यूलाई से बना सेल, और सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। अब ये पूरी जानकारी कहां पर मिलती है? तो जानकारी रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। उस पुस्तक के अंदर ये पूरी की पूरी अपने को जानकारी मिलती है। ठीक है, और दूसरा यहां से एक और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका के अंदर केंद्र पाया जाता है, इस केंद्र की खोज करने वाला जो प्राणी था उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, चलिए अब देखो, ये तो हो गई कोशिका। अब इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है वो आता है सेल थ्योरी, या जैसे अपन बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी, या जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। अब देखिए, यदि इस कोशिका सिद्धांत की अपन बात करें तो कोशिका सिद्धांत देने वाले दो प्राणी थे या दो वैज्ञानिक थे, एक तो था स्लीडन और एक था स्वान। ठीक है, अब पहले वाली जो बुक्स थी उसमें तो एक वैज्ञानिक जर्मन का था और एक ब्रिटिश का था, लेकिन अब जो न्यू एनसीईआरटी है या जो न्यू बुक है उसमें दिया गया है दोनों वैज्ञानिक जर्मन के थे। ठीक है, तो यदि अपन सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी जो है आपके 1938-39 के अंदर दी गई, और दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक तो था आपके स्लीडन और एक वैज्ञानिक था अपने स्वान। ठीक है, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत की बात करें तो दो वैज्ञानिक थे, एक तो स्लीडन एक था स्वान। यदि अपन इस स्लीडन की बात करें तो ये स्लीडन अपने था बॉटनिस्ट। ठीक है, और यदि इस स्वान की बात करें तो ये था जूलॉजिस्ट। तो एक तो था बॉटनिस्ट एक था जूलॉजिस्ट। सीधी सी बात है, बॉटनिस्ट का मतलब है पादप विज्ञान का बड़ा स्पेशलिस्ट था या प्रोफेसर था, और जूलॉजिस्ट का मतलब है जंतु विज्ञान का बड़ा प्रोफेसर था। इन दोनों ने क्या किया, ये भी आपके जर्मन था और ये भी जर्मन था। पहले ये ब्रिटिश बताया गया है, ध्यान रख लेना, इस बार करेक्शन हो गया, पहले ये ब्रिटिश था लेकिन अब जो है ये जर्मन है। अब दोनों वैज्ञानिक जो है जर्मन ही है। ये तो बॉटनिस्ट था, ये जूलॉजिस्ट था। बॉटनिस्ट का मतलब है पादप विज्ञान का बड़ा प्रोफेसर था और ये जंतु विज्ञान का बड़ा प्रोफेसर था। दोनों वैज्ञानिकों ने, एक ने पादपों पर अपना प्रयोग किया, दूसरे ने जंतुओं पर अपना प्रयोग किया। लास्ट में इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, इस धरातल पर जितने भी जीव है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे जंतु हो, चाहे पादप हो, चाहे जीवाणु हो, कोई भी जीव है, यदि सजीव है तो वो या तो कोशिका से मिलकर बना है या कोशिका से संबंधित ऊतकों से अंगों से मिलकर बना है। तो इन्होंने कहा भी इस धरातल पर जितने भी जीव है या तो वो कोशिका से मिलकर बने हैं या कोशिका के संगठन से बने हैं। ठीक है, तो देखो स्लीडन ने दो वैज्ञानिक थे, एक तो स्लीडन एक स्वान। स्लीडन जो था वो तो आपके बॉटनिस्ट था। इन्होंने कहा कि पादप जो है या सभी पादप कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, स्लीडन बॉटनिस्ट था, ये पादप विज्ञान का बड़ा प्रोफेसर था, पेड़ पौधों पर इन्होंने अध्ययन किया और लास्ट में निष्कर्ष निकाला जितने भी पौधे हैं सभी किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने क्या कहा भी, इन्होंने कहा जितने भी जंतु है वो सभी जंतु भी किससे बने होते हैं, कोशिका या कोशिका के समूह से मिलकर बने होते हैं। अब इसके अलावा इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने कहा जो भी कोशिका है या सभी कोशिकाओं पर कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है,
एक बात तो इन्होंने ये कही कि जितने भी प्रकार की कोशिका है, सभी कोशिका जो है, सभी कोशिकाओं पर कोशिका झिल्ली जो है वो उपस्थित होती है। सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका का, वो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहलाता है। चाहे पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, जितने भी प्रकार की कोशिका है उसका बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है और सभी कोशिकाओं पर कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। ये बात किसने बताई? स्वान ने। इसके अलावा स्वान ने एक और बात बताई भी। इन्होंने कहा पादप कोशिका जो है, उस पादप कोशिका के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। सबसे बाहरी आवरण जो कठोर होता है, जिसे अपन कोशिका भित्ति कहते हैं, तो वो जो सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है, वो पादपों का एक विशिष्ट लक्षण है। सेल वॉल के आधार पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अपन अंतर भी करते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधों के अंदर सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जितने भी जंतु है, उन जंतुओं के अंदर जो है सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का मुख्य अंतर भी यही है, जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित पादप कोशिका, जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित जंतु कोशिका। ठीक है, चलिए। तो दूसरा इन्होंने ये कहा कोशिका भित्ति पादपों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो ये दो बातें किसने बताई थी? स्वान ने। और वो वाला सिस्टम किसने बताया? स्लीडन ने। इस प्रकार लास्ट में कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि चाहे जो भी जीव है, यदि सजीव है, वो किससे बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। तो अपन कह सकते हैं सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात, सेल थ्योरी ये कहती है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब है जितने भी अपन जीव है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। भाई हमारा शरीर जो है, आंख कान नाक की जितनी भी संरचनाएं है, ये कोशिका से बनी होती है। इस कारण कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। इसके अलावा अपने शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, जितनी भी क्रियाएं होती है, सभी कोशिकाओं के द्वारा होती है। इस कारण कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आराम से इनको उतार देना, वरना आपको टेलीग्राम पे इनकी पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखो भी। अब ये तो कोशिका सिद्धांत हो गया। अगला आता है आपके कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। ठीक है, चलिए। अब यदि कोशिका सिद्धांत की रूपांतरण की अपन बात करें, तो इसके बाद क्या है कि दो वैज्ञानिक आते हैं। एक तो आता है आपके नेगेली और एक आता है रुडोल्फ विर्चो। एक तो आता है डी नेगेली और एक आता है आपके रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, अब सीधी सी बात है, यदि कोशिका सिद्धांत के रूपांतरण की बात करें तो दो और वैज्ञानिक आते हैं। एक तो आते हैं डी नेगेली और एक आता है रुडोल्फ विर्चो। ये दोनों वैज्ञानिक आते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस धरातल पर या सभी जीवों के अंदर जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब यही है कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनेगी, वो पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। जैसे मान के चलो ये एक कोशिका है, ठीक है, अब इस कोशिका के अंदर विभाजन होगा तो दो कोशिकाएं बन जाएगी। अब ये दो जो है, ये तो है आपके नई कोशिका, ठीक है, ये तो हो जाएगी नई कोशिका, और ये है आपके पास पुरानी कोशिका। तो अब सीधी सी बात है कि इन्होंने ये कहा कि जो नई कोशिका का निर्माण होगा, वो हमेशा पुरानी कोशिका के विभाजन से होगा। इस कोशिका के अंदर विभाजन हो रहा है, इसका नई दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस सिद्धांत को कहा जाता है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, तो इस सिद्धांत को कहा जाता है आपके ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, और इस ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नई कोशिका का निर्माण या नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण क्या कहता है? रूपांतरण देने वाले दो वैज्ञानिक थे, एक तो था रुडोल्फ विर्चो और दूसरा था डी नेगेली। इन दोनों ने ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार अपन कह सकते हैं जितनी भी नई कोशिकाएं बनेगी, वो नई कोशिका हमेशा पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। और नहीं बनेगी और विभाजन होगा, और नहीं बनेगी तो और विभाजन होगा। लेकिन जब पुरानी कोशिकाओं में विभाजन होता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसी सिद्धांत को ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का था कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। हटा दूं क्या? चलिए अगला देखो भी। अब आता है अपने कोशिका सिद्धांत के लक्षण। कोशिका सिद्धांत के लक्षण। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के लक्षण। अब कोशिका सिद्धांत के लक्षण क्या होंगे भाई? तो पहला लक्षण तो आपके हो जाएगा कि इस धरातल पर जितने भी जीव है, वो सभी जीव या सभी ऑर्गेनिज्म कोशिकाओं या उसके उत्पाद से, या सीधा अपन बोल सकते हैं इस धरातल पर जितने भी जीव है, वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या हो जाएगी भी? दूसरा इन्होंने कहा जो कोशिका है, इस कोशिका को, कोशिका या जैसे अपन बोलते हैं सेल, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और तीसरी बात इन्होंने क्या कही भी? तीसरी बात इन्होंने ये कही कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? इस धरातल पर चाहे पादप कोशिका हो, जंतु कोशिका हो, जीवाणु कोशिका हो, कोई भी जीव है, सभी जीव जो है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, कोशिका या सेल को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक क्यों? क्योंकि पूरे शरीर की जो संरचना है, आंख कान नाक, चाहे कोई भी अंग हो, सभी संरचना कोशिका से बनी होती है। इस कारण बोलते हैं इसको संरचनात्मक इकाई। और जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, सभी क्रियाएं भी कोशिका से होती हैं। इस कारण से शरीर की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है,
और तीसरी बात, जब नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, जब नई कोशिका का निर्माण होगा तो हमेशा पुरानी कोशिका के विभाजन से होगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछ ले भी कि सर क्यों होगा नई कोशिका का निर्माण? तो देखो, यदि कोई भ्रूण है, भ्रूण का विकास करना पड़ेगा, भ्रूण तो छोटा होता है, उसका विकास करना पड़ेगा, नई कोशिकाओं को लाना पड़ेगा, विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि अपने शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो मरम्मत करनी पड़ेगी, विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। युग्मनज है, युग्मनज बड़ा होगा तभी तो भ्रूण बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण कोशिका का क्या हो जाता है, विभाजन होता है, और कोशिका के विभाजन के कारण नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है जी, चलिए लिख लो ये। अगला देखो, ये तो हो गया कोशिका सिद्धांत के लक्षण। अगला देखो, अगला आता है अपना कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, ठीक है, किसे कहा जाता है भी? यदि कोशिका सिद्धांत के अपवाद की बात करें तो यहां पर 3 आते हैं। देखो, वैसे तो अपन आरएच विएटेकर का वर्गीकरण पढ़ते हैं। आरएच विएटेकर ने इस धरातल पर जितने भी जीव है उसको 5 भागों के अंदर डिवाइड किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा जगत के अंदर सभी जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोटिस्टा के अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई की बात करें तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। प्लांटी में पेड़ पौधों का अध्ययन, और जंतुओं के अंदर या एनिमेलिया जगत के अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो 5 जगत पद्धति के अंदर सभी प्रकार के जीव आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जीव जो है वो कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। कौन कौन से है? तो यहां पर 3 आते हैं। एक तो आता है वायरस, जिसे अपन बोलते हैं विषाणु। ठीक है, दूसरा आता है आपके वायरॉइड, और तीसरा आता है प्रियॉन्स या प्रायॉन्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऐसे हैं जिनके अंदर अपन कर सकते हैं कोशिका की संरचना ही नहीं होती। देखो, वायरस की यदि बात करें तो वायरस क्या है? वायरस न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। ठीक है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक भी कहा जाता है। जब अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो सीधी सी बात है, यदि वायरस की बात करें तो वायरस क्या है भी? ये एक प्रकार के अपन कर सकते हैं प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल के खंड होते हैं जो नॉर्मल ऐसे ही निर्जीव की बातें कार्य करते हैं, लेकिन जब परपोषी कोशिका में जाते हैं तो अपनी संख्या में गुणन करते हैं, वृद्धि करते हैं। इस कारण इसे सजीव माना जाता है। ठीक है, वायरस को तो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कुछ गुण सजीवों की तरह है और कुछ गुण निर्जीवों की तरह है। अब सीधी सी बात है, ये 3 ऐसे हैं जिसको कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। अपन मानते हैं इसमें कोशिका है ही नहीं, इस कारण इसको 5 जगत पद्धति के अंदर भी नहीं रखा गया है। आरएच विएटेकर की जो 5 जगत पद्धति थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सभी धरातल के अंदर जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी जीवाणु, जितने भी जंतु सब उसके अंदर आते हैं, लेकिन ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। इस कारण इसको 5 जगत पद्धति में भी स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है या कौन सा नहीं है, तो यदि आपको पता है तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो एक नोट बना के लिखो, तो ये भी लिख लेना, 5 जगत पद्धति में इनको स्थान नहीं दिया गया। 5 जगत पद्धति किसने दी थी भी? देने वाले वैज्ञानिक का नाम था आरएच विएटेकर। ठीक है, चलिए।